अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकार तथा बांग्ला के श्रेष्ठ कथाकार सत्यजीत राय के लोकप्रिय कथा पात्र फेलुदा की जासूसी की बेहद रोमांचक कथा है अटैची रहस्य। राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान एक व्यक्ति की अटैची चोरी हो जाती है, जिसमें एक बहुत पुरानी और कीमती पांडुलिपि थी। जाहिर है उसे ढूंढने के लिए फेलुदा को नियुक्त किया गया, मगर घटना की जांच करते हुए पांडुलिपि से भी कीमती एक चीज़ मिल गई। अटैची गायब करने वालों को तो इसका पता था, पर उसके मालिक को नहीं। आखिर क्या थी वो चीज़ जिसके कारण इस तरह एक मामूली सी घटना अचानक रहस्यमय हो उठी? तो शुरू करते हैं अटैची रहस्य का प्रथम भाग। कैप्टन स्कॉट की ध्रुव अभियान पर लिखी रोंगटे खड़ी करने वाली एक पुस्तक मैंने हाल ही में समाप्त की थी। उसके बाद इतनी जल्दी मैं बर्फ़ के देश में पहुंच जाऊंगा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन बर्फ़ के देश का मतलब कोई उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव न समझ बैठे। फेलुदा को कभी किसी मामले की छानबीन के लिए या किसी रहस्य को ढूंढने के लिए उस देश में जाना होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोग जिस देश में गए थे वो हमारे देश का ही हिस्सा है, लेकिन हम जिस मौसम में गए थे उस समय वहाँ बर्फ़ गिरने का मौसम था। वो बर्फ़ आसमान से महीन रुई की तरह तैरती हुई नीचे उतर कर ज़मीन पर जम जाती है और धूप में उस बर्फ़ की ओर देखने से आंखें चौंधिया जाती हैं। और उस बर्फ़ को ज़मीन से मुट्ठी में उठाकर उससे गेंद बनाकर खेला भी जा सकता है। हम लोगों का ये अभियान पिछले मार्च के महीने में एक गुरुवार की सुबह शुरू हुआ था। फेलुदा का अब जासूसों में नाम हो गया था, लिहाजा बीच बीच में उनके पास मुवक्किल भी आने लगे थे, लेकिन मन लायक केस नहीं होने से वो मना कर देते थे। अच्छे का मतलब ऐसा मामला जिससे उन्हें अपनी असाधारण बुद्धि को और भी तेज करने का मौका मिले। इस बार का मामला सुनने के बाद उसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फेलुदा में शायद कोई अद्भुत क्षमता है जिस कारण ये मामला कुछ विशेष लगा और वो केस लेने को तैयार हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सज्जन काफ़ी प्रभावशाली थे और फेलुदा को उनसे मोटी रकम ऐंठने का मौका मिला हो, इसीलिए उन्होंने ये केस हाथ में लिया हो। बाद में उनसे ये पूछने पर उन्होंने जिस तरह मुझे घूर कर देखा उससे मैं बिल्कुल चुप रह गया। फेलुदा के नए मुवक्किल का नाम था दीनानाथ लाहिड़ी। बुधवार की शाम को उन्होंने फ़ोन पर हमें अगले दिन सुबह 8:30 बजे हमारे यहाँ आने की सूचना दी थी और ठीक उसी समय हमारे तारा रोड के घर के सामने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी का हॉर्न अनोखा था और उसे सुनते ही मैं दरवाजे के पास चला गया था। फेलुदा इशारे से मुझे रोक कर दबे स्वर में बोले, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, पहले घंटी तो बजने दो। घंटी बजने के बाद दरवाज़ा खोलते ही उस सज्जन के साथ साथ उनकी गाड़ी पर भी हमारी नज़र गई। इतनी बड़ी गाड़ी मैंने रोल्स रॉयस के अलावा दूसरी नहीं देखी थी। उन सज्जन का व्यक्तित्व भी आकर्षक था, लेकिन उसकी तुलना में उनका कद वैसा नहीं था। गोरा चिट्टा रंग, उम्र 55 के आसपास, महीन धोती और मलमल का कुर्ता, पैरों में सूंड मार का नागरा जूते। उनके दाहिने हाथ में हाथी दांत के हत्ते वाली घड़ी थी और बाएं हाथ में आयताकार नीली अटैची। इस तरह की अटैचियाँ मैंने काफ़ी देखी हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह की 2 अटैचियाँ हैं, एक पिताजी की, दूसरी फेलुदा की। एयर इंडिया अपने यात्रियों को मुफ्त में ऐसी अटैची देती है। फेलुदा ने घर की सबसे अच्छी आराम कुर्सी पर उन्हें बैठाया और खुद उनके सामने एक मामूली कुर्सी पर बैठ गए। वे सज्जन बोले, कल शाम को फ़ोन पर आपसे मेरी ही बात हुई थी, मेरा नाम दीनानाथ लाहिड़ी है। फेलुदा गला खखार कर बोले, आप आगे कुछ बोलें, उससे पहले क्या मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ? जरूर। पहला प्रश्न, आपको चाय से परहेज तो नहीं? वे सज्जन हाथ जोड़कर बोले, बुरा मत मानिएगा मिस्टर मित्र, वक्त बेवक्त चाय पीने की मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो निसंकोच चाय पी सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा, आपकी कार क्या हिस्पानो सुइज़ा है? ठीक पहचाना, ऐसी गाड़ियाँ अभी यहाँ ज़्यादा नहीं आईं। सन 34 में मेरे पिताजी ने इसे खरीदा था। क्या आप गाड़ियों में रुचि रखते हैं? फेलुदा मुस्कुराकर बोले, मेरी बहुत सी चीज़ों में रुचि है, लेकिन कुछ हद तक ये मेरे पेशे के कारण है। ओह आई सी। खैर, जिस बात के लिए मैं आपके पास आया हूँ वो
आपको शायद मामूली लग सकती है। मैं आपकी रेपुटेशन जानता हूँ, लिहाजा मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। मैं केवल आग्रह कर सकता हूँ कि इस केस को आप ही हल कीजिए। सज्जन के स्वर में और बातचीत के लहजे में आभिजात्य जरूर था, लेकिन दिखावा कतई नहीं था, बल्कि बेहद मधुर और शालीन था। आपका केस क्या है, पहले पता तो चले। मिस्टर लाहिड़ी मुस्कुराकर सामने मेज पर रखी अटैची की तरफ देखकर बोले, इसे केस भी कह सकते हैं, चाहे तो अटैची केस भी। हा 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 हा, इस अटैची को लेकर ही तो सारा झमेला है। फेलूदा अटैची की तरफ एक बार देखकर बोले, लगता है ये कई बार विदेश की सैर कर चुकी है। भले ही इसके टैग निकाल दिए गए हैं, लेकिन इलास्टिक बैंड अभी भी हैंडल पर लगे हुए हैं। 1 2 3। वे सज्जन बोले, मेरी अटैची के हैंडल में भी ऐसे ही लगे हैं। आपकी अटैची? यानी ये अटैची आपकी नहीं है? जी नहीं, मिस्टर लाहिड़ी बोले, ये किसी और की है। हम दोनों की अटैचियाँ बदल गई हैं। ओह आई सी, बदल कैसे गई? ट्रेन में या प्लेन में? ट्रेन में। मैं दिल्ली से कालका मेल से लौट रहा था। पहले दर्जे के डिब्बे में हम 4 यात्री थे, उन्हीं में से किसी के साथ बदल गई। किसके साथ बदल गई है, आप शायद नहीं जानते हैं? फेलूदा ने पूछा। जी, अगर जानता तो आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निश्चित ही आप बाकी 3 व्यक्तियों का नाम भी नहीं जानते होंगे। उनमें एक बंगाली सज्जन थे जिनका नाम पाकड़ासी था। वे दिल्ली में मेरे साथ ही गाड़ी में चढ़े थे। आपको उनका नाम कैसे पता चला? दूसरे एक सहयात्री के साथ उनका परिचय था। वो हेलो मिस्टर पाकड़ासी कहकर उनसे बात कर रहे थे। बात से मुझे वे दोनों व्यवसायी लगे। अपनी बातों में वे कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर आदि शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जिनके साथ बात कर रहे थे उनका नाम मालूम नहीं? जी नहीं, लेकिन वे बंगाली नहीं थे, मगर बंगला जानते थे और बखूबी जानते थे। बातों से पता चला कि वे शिमला से आ रहे थे। और तीसरे सज्जन? वे अधिकतर ऊपर की बर्थ पर लेटे रहे, सिर्फ लंच और डिनर के वक्त नीचे उतरे थे। वे भी बंगाली नहीं थे। दिल्ली से गाड़ी छूटने के बाद उन्होंने एक सेब मुझे देते हुए कहा था कि वो उनके बागीचे का है। शायद वे भी शिमला में रहते होंगे, वहीं उनका बागीचा होगा। आपने वो सेब खाया था? बिल्कुल खाया था, बड़ा स्वादिष्ट था। मतलब ट्रेन में आप अपने समय पर खाने पीने वाला नियम नहीं मानते? फेलूदा के होंठों पर शरारत की हंसी थी। सर्वनाश। वे सज्जन ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, देख रहा हूँ आपकी नज़रों से बचना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन आपने सही कहा। ट्रेन में समय असमय वाले नियम को मन नहीं मानना चाहता। एक्सक्यूज़ मी, फेलूदा बोले, आप लोग कौन कहाँ पर बैठे थे? अगर मैं जान पाता तो अच्छा होता। मैं लोअर बर्थ पर बैठा था। मेरे ऊपर वाली बर्थ पर मिस्टर पाकड़ासी थे तथा उनके सामने की बर्थ पर सेब वाले सज्जन थे। नीचे थे वे गैर बंगाली व्यवसायी। फेलूदा कुछ देर चुप रहे, फिर हाथ रगड़ने के बाद अपनी अंगुलियां चटकाकर बोले, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाय के लिए कह दूं? आपकी इच्छा हो तो पी लीजिएगा, अन्यथा मत पीजिएगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तोप से तू जरा फटाफट जाकर कह दे। मैं भागकर अंदर जाकर श्रीनाथ को चाय के लिए कह आया। बैठक में लौटकर देखा, फेलूदा ने उस अटैची को खोल दिया था। ताला नहीं लगा था? फेलूदा ने पूछा। नहीं, मेरी अटैची में भी नहीं लगा था, यानी जिसने भी लिया होगा आसानी से खोलकर अंदर देख सकता है। इस अटैची में खास कोई सामान है भी नहीं। वाकई ऐसा ही था। साबुन, कंघा, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दाढ़ी बनाने का सामान, 2 तहाई अखबार, एक पेपर बैग पुस्तक, इन सब के अलावा कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई। आपकी अटैची में क्या कोई कीमती सामान भी था? फेलूदा ने पूछा। दीनानाथ बाबू बोले, नथिंग। इस अटैची में जो देख रहे हैं इनसे कम कीमती सामान थे। बस हाथ से लिखी हुई एक यात्रा संस्मरण की पांडुलिपि थी। ट्रेन में पढ़ने के लिए साथ रख ली थी। पढ़ने में मज़ा आ रहा था। उसमें तिब्बत की घटना लिखी थी। तिब्बत की घटना? फेलूदा का कौतूहल थोड़ा बढ़ गया। हाँ, वो सन 1917 की लिखी हुई थी। उसके लेखक का नाम शंभू चरण बोस था। उस पांडुलिपि को मेरे ताऊजी लाए थे। दरअसल वो मेरे ताऊजी को ही समर्पित थी। मेरे ताऊजी का नाम सतीनाथ लाहिड़ी है, जो काठमांडू में रहते थे। वे राणा परिवार के प्राइवेट ट्यूटर थे। 45 साल पहले वे बीमार होकर लगभग अपाहिज अवस्था में अपने घर लौटे थे। उसके थोड़े ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया।
उनके सामानों के साथ एक नेपाली बॉक्स भी था। घर के हमारे बॉक्स रूम के एक ताक के कोने में वो पड़ा था। उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। हाल ही में घर में तिलचट्टों और चूहों का उपद्रव काफ़ी बढ़ जाने से पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया गया था। इसी सिलसिले में उस बॉक्स को वहाँ से उतारना पड़ा था। उसी बॉक्स में वो पांडुलिपि मिली थी। कब? मेरे दिल्ली जाने से एक दिन पहले। फेलूदा अनमने से लगे। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। शंभू चरण, शंभू चरण। खैर, मिस्टर लाहिड़ी बोले, वो रचना मेरे लिए खास मूल्यवान नहीं थी। सच कहें तो उस अटैची को वापस पाने के लिए मैं ज़्यादा उत्साही भी नहीं था। और आप ये जो अटैची देख रहे हैं, इसके मालिक का भी पता लगने की उम्मीद नहीं है। ये सोचकर मैंने इसे अपने भतीजे को दे दिया था। लेकिन अचानक कल रात से मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें इतनी मूल्यवान ज़रूर नहीं हैं, लेकिन इसके मालिक के लिए इनमें से कुछ चीज़ें बेशक कीमती हो सकती हैं। जैसे ये रुमाल है, इसमें कढ़ाई करके अंग्रेजी का जी अक्षर लिखा हुआ है। शायद वे इस रुमाल के मालिक की पत्नी होंगी। शायद अब वे भी जीवित ना हों। यही सब बातें मेरे मन को खटकने लगीं। इसलिए आज मैं अपने भतीजे के कमरे से इस अटैची को लेकर यहाँ चला आया। सच बात तो यह है कि मेरी अटैची मुझे वापस मिले या ना मिले, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ये अटैची इसके मालिक को लौटा सकूं तो मुझे शांति मिलेगी। चाय आ गई थी। फेलूदा आजकल चाय को लेकर काफ़ी संवेदनशील हो गए थे। ये चाय कारसियांग के मकई बाड़ी टी एस्टेट से मंगाई गई थी। चाय की प्याली सामने आते ही ज़बरदस्त खुशबू भर जाती थी। चाय की चुस्की लेकर फेलूदा बोले, गाड़ी में आपने अपनी अटैची क्या एकाधिक बार खोली थी? केवल 2 बार। सुबह दिल्ली से चढ़ने के बाद एक बार वो निकाली थी और रात को सोने से पहले उसे अंदर रखा था। फेलूदा ने एक 4 मीनार सिगरेट सुलगाई। दीनानाथ बाबू सिगरेट नहीं पीते थे। धुएं के 2 छल्ले निकालते हुए फेलूदा बोले, मैं इस अटैची को इसके मालिक को लौटाकर आपकी अटैची आप तक पहुंचा दूं। आप यही चाहते हैं ना? आप निराश हो गए क्या? मामला बहुत ही बेरंग लग रहा है ना? फेलूदा अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को बालों में फेरते हुए बोले, नहीं, आपका सेंटीमेंट मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास जिस तरह के मामले हैं उन सब की तुलना में इसकी अहमियत कम नहीं है। इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। दीनानाथ बाबू आश्वस्त हुए। एक गहरी सांस लेकर बोले, आपका राज़ी होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फेलूदा बोले, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे इस स्थिति में कोई गारंटी देना संभव नहीं है। खैर, अब मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। कहिए। फेलूदा तुरंत उठकर बगल के अपने सोने वाले कमरे में अपनी प्रसिद्ध हरी डायरी ले आए। एक पेंसिल लेकर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप किस तारीख को दिल्ली से रवाना हुए थे? रविवार 5 मार्च की सुबह। कोलकाता पहुंचा था अगले दिन सुबह 9:30 बजे। आज 9 तारीख है, मतलब आप परसों पहुंचे थे और कल शाम को आपने मुझे फ़ोन किया था। फेलूदा ने उस अटैची के अंदर से एक कोडक फिल्म का पीला डिब्बा निकालकर उसका ढक्कन जैसे ही घुमाया, उसमें से सुपारी के कुछ टुकड़े निकलकर मेज पर गिर गए। उनमें से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखकर चबाते हुए उन्होंने पूछा, आपके बक्से में क्या ऐसा कुछ था जिससे आपका नाम पता मिल सके? मुझे जहाँ तक याद है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जरा अपने 3 सहयात्रियों का हुलिया बताइए, शायद इस मामले में आप कुछ मदद कर सकें। दीनानाथ बाबू सिर उठाकर छत की तरफ कुछ देर तक देख कर बोले, पाकड़ासी उम्र में हमसे थोड़े बड़े थे। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की रही होगी। बैक ब्रश किए हुए कच्चे पक्के बाल थे, आंखों में चश्मा था, आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। ठीक है। जिन्होंने सेब दिया था उनका रंग साफ था, दुबला पतला चेहरा था, उनकी नाक तीखी थी, आंखों पर सोने का चश्मा था, चेहरा सफाचट था, सिर पर बाल नदारत थे, केवल कान के पास थोड़े बहुत काले बाल थे। अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेजी बोलते थे। उन्हें जुकाम था, बार बार टिश्यू पेपर से नाक साफ कर रहे थे। बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल साहब थे। और तीसरा व्यक्ति? उनका चेहरा जरा भी याद रखने लायक नहीं था, लेकिन वे पक्के वेजिटेरियन थे। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने लंच और डिनर दोनों में वेजिटेबल थाली मंगाई थी। फेलूदा सारी बातें अपनी डायरी में दर्ज करते जा रहे थे। पूरा करने के बाद अपना सिर उठाकर बोले, और कुछ? दीनानाथ बाबू सिर हिलाकर बोले, बताने लायक और कुछ तो याद नहीं आ रहा है। दिन में तो अधिकांश समय मेरा ध्यान पढ़ने में ही लगा था।
रात में डिनर लेकर मैं जल्दी ही सो गया था। गाड़ी में आम तौर पर मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं आती है, मगर इस बार हावड़ा पहुंचने के बाद ही मेरी आंखें खुली थीं, वो भी पाकड़ासी के जगाने पर। मतलब आप ही शायद सबसे बाद में उतरे थे? जी हाँ। लिहाजा आपका बैग उससे पहले किसी दूसरे के पास चला गया था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। ठीक है। फेलूदा डायरी बंद करके पेंसिल कमीज की जेब में रखकर बोले, देखूं मैं क्या कर सकता हूँ। दीनानाथ बाबू उठते उठते बोले, आपकी जो फीस है वो तो मैं दे दूंगा ही, इसके अतिरिक्त भी आपको 2-4 जगह आना जाना पड़ सकता है, छानबीन के खर्चे हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ अतिरिक्त रुपए भी दिए देता हूँ। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकालकर फेलूदा की ओर बढ़ा दिया। फेलूदा ने भी विलायती शैली में ओह थैंक्स कहकर उसे जेब में डाल लिया। दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की तरफ जाते जाते वे सज्जन बोले, मेरा फ़ोन नंबर आपको डायरेक्टरी में ही मिल जाएगा। कुछ पता चलते ही काइंडली मुझे खबर कीजिएगा, या सीधे मेरे घर भी आ सकते हैं। अगर आप शाम के वक्त आते हैं तो मैं ज़रूर मिल जाऊंगा। पीले रंग की हिस्पानो सुइजा शंख की तरह गंभीर हॉर्न बजाकर रास्ते में खड़ी भीड़ को चौंकाती हुई रास बिहारी एवेन्यू की तरफ चली गई। हम दोनों बैठक में वापस आ गए। जिस कुर्सी पर वो व्यक्ति बैठे थे उसी कुर्सी पर बैठकर अपने पैर पर पैर रखकर फेलूदा बोले, आज से 25 साल बाद ऐसे रईसी मिजाज वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे। अटैची मेज पर ही रखी थी। फेलूदा ने उसके भीतर से एक एक करके सारा सामान निकालकर बाहर बिखेर दिया। सभी मामूली चीज़ें थीं। कुल मिलाकर 50 रुपए का भी सामान होना मुश्किल था। फेलूदा बोले, तू एक एक करके बोलता जा, मैं लिखता जाऊंगा। मैं एक एक सामान मेज से उठाकर उनका नाम बताकर अटैची में रखने लगा। फेलूदा लिखते रहे। सूची इस तरह थी। 1. तहाए हुए दिल्ली के 2 अखबार, एक संडे स्टेट्समैन, दूसरा संडे हिंदुस्तान टाइम्स। 2. आधा बचा बिना का टूथपेस्ट, ट्यूब के नीचे का खाली हिस्सा फोल्ड करके ऊपर मोड़ दिया गया था। 3. एक हरे रंग का बिना का टूथब्रश। 4. एक जिलेट सेफ्टी रेजर। 5. एक पैकेट में 3 थिन जिलेट ब्लेड। 6. एक समाप्त प्राय ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम। 7. एक शेविंग ब्रश। 8. एक बहुत पुराना नेल क्लिप। 9. एक सेलोफिन के पत्ते में 3 एस्प्रो की गोलियां। 10. एक तहाया हुआ कोलकाता का नक्शा खोलने पर जो लगभग 4 फुट गुणे 5 फुट हो जाता था। 11. एक टेक्का मार्का नई दिया सलाई। 12. एक वीनस मार्का लाल नीली पेंसिल। 13. एक कोडक फिल्म के डिब्बे में सुपारी के टुकड़े। 14. एक तह किया हुआ रुमाल जिसके एक कोने में कढ़ाई करके अंग्रेजी का जी अक्षर लिखा था। 15. एक मुरादाबादी छुरी या पेन नाइफ। 16. एक मुंह पोंछने वाला तौलिया। 17. एक जंग लगी सेफ्टी पिन। 18. 3 जंग लगी जेम्स क्लिप। 19. कमीज का बटन। 20. एक जासूसी उपन्यास एलेरी क्वीन की द डोर बिटवीन। सूची बन जाने के बाद फेलूदा उस उपन्यास को उलट पुलट कर बोले, इसमें व्हीलर कंपनी का नाम लिखा है लेकिन खरीदने वाले का नाम नहीं है। पन्ने मोड़कर पढ़ने की उस व्यक्ति की आदत है। कुल 236 पन्नों की किताब है। मोड़ने का आखिरी निशान 212 पन्ने पर है। मेरा अनुमान है कि उस सज्जन ने पूरी पढ़ ली होगी। किताब रखकर फेलूदा ने रुमाल पर ध्यान दिया। उस व्यक्ति का नाम या उनकी पदवी का पहला अक्षर जी होगा। संभवतः वो नाम ही अक्षर रहा होगा क्योंकि ऐसा होना ही स्वाभाविक है। अब फेलूदा ने कोलकाता का नक्शा खोलकर मेज पर बिछा दिया था। उस नक्शे को देखते हुए उनकी नज़र एक जगह टिक गई। लाल पेंसिल का निशान। 1 2 3 4 5 जगहों पर। चौरंगी पार्क स्ट्रीट। ठीक है, तोप से ज़रा टेलीफोन डायरेक्टरी तो लाना। नक्शे को दोबारा मोड़कर अटैची में रखने के बाद डायरेक्टरी का पन्ना पलटते पलटते फेलूदा बोले, किस्मत अच्छी है कि उनका नाम पाकड़ासी है। उसके बाद पी अक्षर के एक पन्ने पर कुछ देर तक देखकर बोले, कुल मिलाकर मात्र 16 पकड़ासियों के यहाँ फ़ोन है। उनमें से 2 डॉक्टर हैं।
उन दोनों को हम हटा सकते हैं। क्यों? गाड़ी में उनके उस परिचित व्यक्ति ने उन्हें मिस्टर पाकड़ासी कहकर बुलाया था, डॉक्टर पाकड़ासी कहकर नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक। फेलूदा फ़ोन उठाकर डायल करने लगे। हर बार नंबर मिलने के बाद पूछते, मिस्टर पाकड़ासी दिल्ली से लौट आए हैं? और जवाब सुनने के बाद हर बार सॉरी कहकर फ़ोन रख देते। फिर दूसरा नंबर डायल करते। 5 बार ऐसा करने के बाद छठी बार शायद वांछित व्यक्ति का नंबर मिला, क्योंकि इस बार बातचीत कुछ लंबी चली थी। धन्यवाद कहने के बाद फ़ोन रखकर फेलूदा बोले, आखिर मिल ही गए। MC पाकड़ासी, उन्हीं से बात हुई। परसों सुबह कालका मेल में दिल्ली से लौटे हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक है, मगर गड़बड़ी ये है कि उनकी अटैची नहीं बदली है। तो फिर आपने उनसे रात में मिलने का समय क्यों तय किया? दूसरों के बारे में वो कुछ जानकारी तो दे सकते हैं। हालांकि वे काफ़ी रूखे मिजाज के लग रहे थे, लेकिन मैं फेलू मित्र भी घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तोप से चल निकल पड़े। मगर उनसे मिलने का समय तो शाम को है। उससे पहले सिद्धू ताऊ से मिलना जरूरी है। सिद्धू ताऊ से हम लोगों की सीधी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मेरे पैदा होने से पहले की बात है। पिताजी जब गांव में रहते थे, सिद्धू ताऊ हम लोगों के पड़ोसी थे। इसी नाते वो पिताजी के बड़े भाई और हमारे ताऊ लगते थे। फेलूदा कहते हैं, सिद्धू ताऊ की तरह इतने विषयों पर इतना ज्ञान और इतनी आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति बहुत कम लोगों की होती है। फेलूदा सिद्धू ताऊ के पास क्यों आए थे, इसे उनका पहला सवाल सुनकर मैं समझ गया था। अच्छा, करीब 60 साल पहले शंभूचरण नामक किसी यात्रा कथा लिखने वाले लेखक को आप जानते हैं? वे अंग्रेजी में लिखते थे। सिद्धू ताऊ आंख बड़ी बड़ी करके बोले, फेलू क्या कह रहे हो? उनकी लिखी तराई की कहानी वाली किताबें तुमने नहीं पढ़ी हैं? हाँ हाँ, ठीक ठीक, अब याद आ रहा है। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो किताब अब तक मेरे हाथ नहीं लग पाई है। उस किताब का नाम था टेरर्स ऑफ तराई। सन 1915 में इंग्लैंड की कीग एंड पॉल कंपनी ने वो पुस्तक छापी थी। शंभूचरण बहुत अच्छे शिकारी और पर्यटक थे, लेकिन वे पेशे से डॉक्टर थे। वे काठमांडू में प्रैक्टिस करते थे। उस समय वहाँ राजा वाजा का शासन नहीं था। राणा लोग ही वहाँ के सब कुछ थे। राणा परिवार की एक करीब करीब लाइलाज बीमारी को शंभूचरण ने ठीक किया था। उनकी पुस्तक में एक राणा का उल्लेख है, विजयेंद्र शमशेर जंग बहादुर। वे शिकार के बहुत शौकीन थे, साथ ही शराबी भी थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में शराब की बोतल लेकर वो मचान पर बैठते थे। लेकिन शिकार सामने आते ही बंदूक पर हाथ कस जाता था। लेकिन एक बार ऐसा नहीं हो सका था। गोली शेर को नहीं लगी। शेर ने मचान पर छलांग लगा दी। पास ही दूसरे मचान पर शंभूचरण बैठे थे। उन्हीं की बंदूक से निकली अचूक गोली ने राणा को निश्चित मृत्यु के मुंह से बचा लिया था। राणा ने भी उन्हें एक अमूल्य रत्न देकर अपनी कृतज्ञता जताई थी। बड़ी थ्रिलिंग कहानी है। नेशनल लाइब्रेरी से मंगाकर पढ़ लेना, बाजार में आसानी से नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या वे कभी तिब्बत भी गए थे? फेलूदा ने पूछा। जरूर गए थे। सन 21 में उनकी मृत्यु हुई थी। मैंने तब BA की परीक्षा दी थी। अखबार में उन पर एक छोटा लेख छपा था। उसमें लिखा था, शंभूचरण अवकाश पाने के बाद तिब्बत गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु काठमांडू में हुई थी। फेलूदा कुछ देर खामोश रहे, फिर स्पष्ट शब्दों में धीरे धीरे बोले, अच्छा मान लीजिए आज अचानक पता चले कि उन्होंने तिब्बत पर एक लंबा यात्रा संस्मरण लिखा था जो अप्रकाशित है, तो क्या वो मूल्यवान नहीं होगा? अरे बाप रे! सिद्धू ताऊ का गंजा सिर उत्तेजना से हिलने लगा था। वे बोले, तराई पढ़कर लंदन टाइम्स ने कितनी तारीफ की थी, वो मुझे आज भी याद है। और केवल कहानी ही नहीं, शंभूचरण की अंग्रेजी भाषा भी बड़ी सहज और जानदार थी, एकदम स्फटिक की तरह स्वच्छ। उनकी कोई पांडुलिपि भी है क्या? शायद। अगर वो तुम्हारे हाथ लगे तो मुझे एक बार ज़रूर दिखाना, और अगर कहीं नीलाम में बिकने की सूचना मिले तो भी मुझे बताना। मैं 5000 तक बोली लगाने को तैयार हूँ। सिद्धू ताऊ के घर में गर्म कोको पीकर बाहर निकलने के बाद मैंने फेलूदा से कहा, मिस्टर लाहिड़ी की अटैची में एक ऐसी कीमती चीज़ है और उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें इसकी सूचना नहीं देंगे? फेलूदा बोले, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले देखूं तो पानी का रुख किधर है। वैसे भी इस काम की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। वैसे कुछ खास उत्साह नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। नरेंद्र पाकड़ासी का घर लैंसडाउन रोड पर था।
देखने से ही पता चलता था कि मकान कम से कम 40 साल पुराना था। फेलूदा ने मुझे समझा दिया था किन बातों से मकान की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे 50 साल पहले एक विशेष तरह की खिड़कियां होती थीं जो 40 साल पहले के मकानों में नहीं होती थीं। इसके अतिरिक्त बरामदे की रेलिंग की डिज़ाइन, छत की दीवार, फाटक की डिज़ाइन, गाड़ी पोर्टिको के खंभे, इन सब चीज़ों से मकान कितना पुराना है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मकान निश्चित ही सन 1920 से सन 1930 के बीच बना होगा। टैक्सी से उतरते ही पहले फाटक पर लटके लकड़ी के बोर्ड पर हमारी नज़र गई, जिस पर लिखा था सावधान। फेलूदा बोले, कुत्ते के मालिक से सावधान भी लिख देना चाहिए था। फाटक के अंदर जाकर पोर्टिको में पहुंचते दरवान से भेंट हुई। फेलूदा ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमा दिया, जिसमें अंग्रेजी में लिखा था प्रदोष सी मित्री, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। कुछ ही मिनटों में दरबान वापस लौटकर बोला, मालिक आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। संगमरमर बिछी लैंडिंग को पार करने के बाद करीब 10 फीट ऊंचे दरवाजे का पर्दा उठाकर हम लोग कमरे में दाखिल हुए। वो बैठक था। उस विशाल कमरे के तीनों तरफ ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां किताबों से भरी थीं। इसके अतिरिक्त दूसरे फर्नीचर, कारपेट, दीवार पर तस्वीर, छत पर फानूस आदि भी वहाँ थे। लेकिन इन सब के साथ साफ सफाई की कमी और एक लापरवाही भी वहाँ नज़र आ रही थी। घर की सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता होगा, देखने से पता चलता था। हम बैठक के पीछे के कमरे में पाकड़ासी से मिले। मैं देखकर समझ गया था ये उनका ऑफिस या स्टडी रूम रहा होगा। कानों में टाइप करने के शब्द भी पड़ रहे थे। अंदर जाकर देखा वे एक हरे रंग के रैक्सीन से ढकी काफ़ी बड़ी मेज के पीछे पुराने ज़माने के बड़े से टाइपराइटर के सामने बैठे थे। वो कमरे के दाहिनी तरफ रखा था। बाईं तरफ बैठने की व्यवस्था थी। 3 सोफ़े और एक नीची गोल मेज और उस पर शतरंज की गोटियाँ सजी थीं। पास ही शतरंज की एक पुस्तक भी रखी हुई थी। अंत में जिस चीज़ पर हमारी नज़र पड़ी वो टेबल के पीछे कारपेट पर दुबक कर लेटा हुआ एक बड़ा सा कुत्ता था। उस व्यक्ति का चेहरा दीनानाथ बाबू के बताए विवरण से मिलता था। बस वे जो पाइप पी रहे थे वही अतिरिक्त थी। हमारे कमरे में जाते ही वे टाइपिंग बंद करके एक बार हम लोगों की तरफ देखकर फेलूदा से बोले, आप में से कौन मिस्टर मित्र हैं, आप या वे? शायद मजाक में ही पाकड़ासी ने प्रश्न किया होगा, लेकिन फेलूदा नहीं हंसे। सहजता से बोले, जी मैं हूँ और ये मेरा चचेरा भाई है। पाकड़ासी बोले, मैं कैसे पहचानूंगा? गाना बजाना, अभिनय, चित्रकारी, यहाँ तक कि अध्यापन में भी बच्चों की इतनी प्रतिभा देखने को मिलती है, तो फिर वे जासूसी में क्यों नहीं आगे हो सकते? खैर जाने दीजिए। अब कहिए, किसी बात से मतलब न रखने वाले इस व्यक्ति को परेशान करने क्यों आए हैं? फेलूदा ने पहले फ़ोन किया था, इसलिए उनका मिजाज गर्म था। मुझे लग रहा था चिड़चिड़ेपन की अगर कोई प्रतियोगिता होती तो ये सज्जन वर्ल्ड चैंपियन होते। मिस्टर लाहिड़ी ने आपका नाम बताया था। दिल्ली से कोलकाता के सफ़र में वे आपके साथ एक ही डिब्बे में आए थे 3 दिन पहले, और उन्हीं की अटैची गुम हो गई कह रहे थे। नहीं, किसी से बदल गया है वे कह रहे थे। पूरी लापरवाही। लेकिन उस बक्से को खोजने के लिए जासूस लगाए जाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कौन ऐसे हीरे जवाहरात थे उसमें, सुनूं जरा। नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बस एक पुरानी पांडुलिपि थी, यात्रा संस्मरण की। उसकी कोई दूसरी प्रति नहीं है। असली कारण बताने से पाकड़ासी जरा भी प्रभावित नहीं होते। शायद इसलिए फेलूदा ने पांडुलिपि की बात कही थी। पांडुलिपि? पाकड़ासी को जैसे यकीन नहीं हुआ। जी हाँ, शंभूचरण बोस का लिखा यात्रा संस्मरण। गाड़ी में बैठे बैठे वो उसे पढ़ रहे थे। उनकी अटैची में वही पांडुलिपि थी। नॉट ओनली फूल, ही सीम्स टू बी अ लायर टू। अखबार और बांग्ला मासिक पत्रिका के अलावा उन सज्जन ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मेरा बर्थ ऊपर ज़रूर था, लेकिन दिन में मैं नीचे उन्हीं की बर्थ की एक तरफ बैठा था। वे क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं, उस तरफ मेरा पूरा ध्यान था। फेलूदा चुप थे। थोड़ा रुककर वे सज्जन बोले, जासूस होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपके मुंह से मैंने जितना सुना उससे मामला काफ़ी संदेहास्पद लग रहा है।
एनीवे, आप जंगली बत्तख पकड़ना चाहते हैं पकड़िए, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तो आपको फ़ोन पर ही बता दिया था। एयर इंडिया की ऐसी 3 अटैचियाँ मेरे घर में पड़ी हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई अटैची मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। 4 यात्रियों में से एक शायद आपके परिचित थे, है ना? कौन? हाँ, ब्रजमोहन। उसका लेन देन का कारोबार है। मेरे साथ उसने पहले भी कुछ डीलिंग की थी। लेन देन का मतलब? ब्याज पर पैसे उधार देने का कारोबार। फेलूदा बोले, ब्रजमोहन के पास भी क्या वैसी ही अटैची थी? ये मैं कैसे जान सकता हूँ, बताइए। इसके बाद वे सज्जन फेलूदा से आप के बजाय तुम कहकर बात करने लगे। फेलूदा बोले, आप क्या उस व्यक्ति का पता बता सकते हैं? डायरेक्टरी में देख लेना। मिस्टर पाकड़ासी बोले। MS केडिया एंड कंपनी। MS ब्रजमोहन के पिता हैं। धर्मतला में लेने सरणी में दफ्तर है। लेकिन तुम जो कह रहे हो एक के साथ परिचय था, ऐसा नहीं। मैं 3 में से 2 व्यक्तियों को जानता हूँ। फेलूदा ने हैरानी से पूछा, दूसरा व्यक्ति कौन था? दीनानाथ लाहिड़ी। किसी समय रेस के मैदान में मैं उसे देखता था। एक बार परिचय हुआ था। पहले बहुत लायक था। सुना है इन दिनों थोड़ा भद्र सभ्य हो गया है। दिल्ली में अपना गुरु भी बना लिया है। सच या झूठ नहीं जानता। और तीसरे यात्री कैसे थे? मैं समझ गया। फेलूदा अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या, आप तो मुझसे जिरह करने लगे? वे सज्जन पाइप मुंह में दबाकर खींचते हुए बोले, जी नहीं, आप घर में बैठकर अकेले अकेले शतरंज खेलते हैं। आपका दिमाग तेज है, आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है, ये सोचकर पूछ रहा हूँ। शायद पाकड़ासी साहब का दिमाग कुछ ठंडा हुआ। अपना गला खकार कर बोले, शतरंज का मुझे ज़बरदस्त नशा है। जो मेरे इस खेल के संगी थे वे तो अब रहे नहीं, इसलिए अब मैं अकेले ही खेलता हूँ। रोज़ खेलते हैं? हाँ, डेली खेलता हूँ। उसका एक कारण मेरा अनिद्रा रोग है। रात के 3 बजे तक इसी में व्यस्त रहता हूँ। नींद की गोली नहीं लेते? लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा असर नहीं करती। इससे ऐसा भी नहीं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं 3 बजे सोता हूँ और 8 बजे उठ जाता हूँ। इस उम्र में 5 घंटे की नींद इनफ है। टाइपिंग भी क्या आपका नशा है? फेलूदा अपनी दबी मुस्कान से बोले, नहीं, वो तो मैं कभी कभी करता हूँ। सेक्रेटरी रखकर देख चुका हूँ, सब काम चोर हैं। खैर छोड़िए। आप तीसरे यात्री के बारे में जानना चाहते थे ना? उसका चेहरा सफाचट और सिर गंजा था। वे बंगाली नहीं थे, अंग्रेजी अच्छा बोलते थे। मुझे एक सेब ऑफ़र कर रहे थे, मैंने नहीं लिया था। और कुछ? मेरी उम्र 53 साल है। मेरे कुत्ते की उम्र 3.5 साल है। वो बॉक्सर हाउंड नस्ल का है। मेरे कमरे में कोई बाहरी आदमी आधे घंटे से ज़्यादा समय रहे, ये उसे नापसंद है। लिहाजा इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। फेलूदा ने टिप्पणी की। हम लोग लैंसडाउन रोड से निकलकर दक्षिण की तरफ न जाकर उत्तर की तरफ क्यों जा रहे थे? और हमारे सामने से 2 खाली टैक्सियां निकल जाने के बावजूद फेलूदा ने उन्हें क्यों नहीं रोका था, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे एक ख्याल आ रहा था। वो फेलूदा से कहे बिना रह नहीं पाया। अच्छा, दीनानाथ बाबू ने पाकड़ासी की उम्र 60 से अधिक बताई थी, लेकिन पाकड़ासी ने अपनी उम्र 53 बताई है और वे 50 से ज़्यादा के दिख भी नहीं रहे थे। ये कैसी बात हुई? फेलूदा बोले, इससे यही साबित होता है दीनानाथ बाबू का ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। और 2 मिनट चलने के बाद हम लोग लोअर सर्कुलर रोड पहुंच गए थे। फेलूदा बाईं तरफ मुड़ गए। मैंने कहा, उस दिन की डकैती की खोज पड़ताल करने जा रहे हैं क्या? परसों के अखबार में खबर छपी थी कि लोअर सर्कुलर रोड पर हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल के पास किसी गहने की दुकान में 3 नकाबपोश रिवॉल्वरधारी बदमाश घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए खूब सारे कीमती हीरे जवाहरात लेकर काली एम्बेसडर में भाग गए। इस खबर को पढ़ने के बाद फेलूदा ने कहा था, इस तरह के किसी दुस्साहसिक अपराध की जासूसी करने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। मैंने सोचा फेलूदा शायद अपने आप ही उसकी छानबीन करने निकल पड़े हैं, लेकिन फेलूदा ने मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्हें देखकर लग रहा था वे वॉकिंग एक्सरसाइज करने निकले हैं, इसलिए चलने के अतिरिक्त किसी तरफ उनका ध्यान नहीं था। लेकिन 1 मिनट चलने के बाद वे बाईं ओर मुड़कर सीधे हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल के भीतर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे लगा रहा। फेलूदा सीधे रिसेप्शन काउंटर पर जाकर बोले, आपके होटल में 6 मार्च की सुबह कोई गेस्ट आए थे जिनके नाम का पहला अक्षर जी है?
उनका सवाल सुनकर मुझे ख्याल आया, ब्रजमोहन या नरेश पाकड़ासी किसी का नाम जी अक्षर से शुरू नहीं होता, बस उन सेब वाले सज्जन का नाम रह जाता है। रिसेप्शन में बैठे व्यक्ति ने रजिस्टर देखकर कहा, 2 साहब का नाम जी से शुरू होता है, गेराल्ड टैटली और जी.आर. होम्स। ये दोनों विदेश से आए थे। थैंक यू कहकर फेलूदा वहाँ से चले आए। बाहर निकलकर हम लोगों ने एक टैक्सी ले ली। पार्क होटल चलिए कहकर एक 4 मीनार सिगरेट सुलगाकर फेलूदा बोले, नक्शे के लाल निशानों पर अगर गौर करता तो देखता वे निशान अलग अलग होटलों के नीचे लगाए गए हैं, इसलिए कोलकाता पहुंचकर होटल में ठहरना ही उनके लिए स्वाभाविक है। अच्छे होटलों में हिंदुस्तान इंटरनेशनल, पार्क होटल, ग्रेट ईस्टर्न होटल, रिट्स कॉन्टिनेंटल आदि हैं। निशान भी उन्हीं 5 जगहों पर हैं। हमारे रास्ते में पार्क होटल पहले आता है, लिहाजा हम वहीं जा रहे हैं। पार्क होटल में 6 तारीख को जी अक्षर से नाम शुरू होने वाला कोई नहीं आया था, लेकिन ग्रैंड होटल में जाकर उत्साहजनक खबर मिली। वहाँ पर एक बंगाली रिसेप्शनिस्ट से फेलूदा की जान पहचान थी। सज्जन का नाम दासगुप्ता था। उन्होंने रजिस्टर खोलकर दिखाया। 6 मार्च की सुबह 5 व्यक्ति वहाँ पहुँचे थे। उनमें से एक भारतीय थे जो शिमला के रहने वाले थे। उनका नाम था जी.सी. धमीजा। वे क्या अभी भी इसी होटल में ठहरे हैं? फेलूदा ने जानना चाहा। नो सर, कल सुबह ही वे चेकआउट कर गए हैं। मेरे मन में भी उम्मीद की जो थोड़ी रोशनी नज़र आई थी एकदम बुझ गई। फेलूदा की भौहें सिकुड़ गई थीं। फिर भी उन्होंने पूछा, वे कितने नंबर के कमरे में थे? 216 है। वे कमरा क्या अभी भी खाली है? जी हाँ, आज शाम के लिए बुक है, लेकिन इस समय खाली है। उस कमरे के बेहरा से कुछ बातें कर सकता हूँ? सर्टेनली, मैं आपके साथ एक आदमी कर देता हूँ, वही आपको रूम बॉय से मिलवा देगा। लिफ्ट से पहली मंजिल पर पहुँचने के बाद एक लंबे बरामदे से काफ़ी दूर जाने के बाद 216 नंबर कमरा पड़ता था। रूम बॉय मिल गया था। फेलूदा उसके साथ कमरे के अंदर गए। फिर 1-2 चक्कर काटने के बाद उन्होंने पूछा, कल जो सज्जन रुके थे उनकी बात याद है? जी साहब। अच्छी तरह सोचकर बताओ, उनके साथ क्या क्या सामान था? एक काले रंग का बड़ा सूटकेस था और एक छोटी अटैची। नीले रंग की अटैची? जी साहब। मैं जब फ्लास्क से पानी लेकर कमरे में आया तब साहब को देखा तो वे छोटी अटैची खोलकर सारी चीज़ें बाहर निकालकर बिस्तर पर फैलाए हुए थे। मुझे लगा साहब कुछ ढूंढ रहे थे। वेरी गुड। बाबू के पास सेब भी थे या नहीं? हाँ, बाबू के पास 3 सेब थे, वे प्लेट में रखे थे। बाबू का चेहरा कैसा था? पूछने पर बॉय ने जैसा बताया उस तरह के चेहरे के कम से कम 1 लाख व्यक्ति कोलकाता में मिल जाएंगे। खैर, ग्रैंड होटल में आकर एक बड़ा काम पूरा हुआ। दीनानाथ बाबू की अटैची जिनके साथ बदल गई थी, उनका नाम और पता दोनों मिल गया। उनका पता मिस्टर दासगुप्त ने एक पुर्जे पर लिख रखा था। उन्होंने उसे फेलूदा को दे दिया। वो पता था जी.सी. धमीजा, द नुक, वाइल्ड फ्लावर हॉल, शिमला। चाचा जी कहीं गए हैं, 7 बजे तक लौटेंगे, दीनानाथ जी के भतीजे ने कहा। ग्रैंड होटल से निकलकर न्यू एम्पायर के सामने की दुकान से एक मीठा पान खरीद कर हम लोग सीधे रंजन स्ट्रीट में दीनानाथ जी के घर पहुँचे। आज की प्रगति की रिपोर्ट उन्हें देनी थी। घर के फाटक के अंदर जाकर बाईं तरफ एक के बाद एक 4 गैराज थे। उनमें से 3 खाली थे और एक गैराज में एक और पुराने मॉडल की विचित्र गाड़ी खड़ी थी। फेलूदा बोले, ये इटालियन गाड़ी है जिसका नाम लांगडा है। दरबान को काट देने के 1 मिनट के भीतर एक सज्जन बाहर आए। वे 30 से कम उम्र के लग रहे थे। कद साधारण, रंग दीनानाथ जी की तरह गोरा, बाल बिखरे हुए, पीछे की तरफ लंबे, कान के दोनों तरफ लंबी जुल्फ़ें थीं। आजकल बहुत से लोग ऐसी जुल्फ़ें रखते हैं। वो एकटक फेलूदा को देख रहे थे। फेलूदा बोले, हम लोग ज़रा बैठ सकते हैं? उनसे कुछ ज़रूरी काम था। आइए। उन सज्जन ने हम लोगों को बैठक में ले जाकर बैठाया। वहाँ दीवार और फर्श पर बाघ बालू के खालों की भरमार थी। दीनानाथ जी के ताऊ जी भी क्या शिकारी थे। शायद शिकारी होने के कारण ही शंभूचरण के साथ उनकी घनिष्ठता रही होगी। चाचा जी शाम के समय टहलने जाते हैं, अभी आ जाएंगे। उनकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा पतली थी। क्या इन्हीं को दीनानाथ जी ने धमीजा की अटैची दी थी? आप क्या वही फेलू मित्र हैं जिन्होंने सोने के किले का रहस्य खोजा था? उस युवक ने पूछा।
फेलूदा हाँ कहकर परम इत्मीनान से टांग पर टांग चढ़ाकर आराम से सोफे पर बैठ गए। मुझे न जाने क्यों उन सज्जन का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। हालांकि मैं वजह नहीं समझ पा रहा था। अंत में सोचा, अंदाज लगाने में हर्ज क्या है। मैंने पूछा, आपने क्या किसी फिल्म में काम किया है? उस युवक ने गला फाड़ कर कहा, हाँ, अशरीरी में, जो एक थ्रिलर है, विलेन की भूमिका निभाई है। हालांकि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? असली नाम प्रवीर लाहिड़ी है, फिल्म में अमर कुमार। हाँ हाँ, अमर कुमार, याद आ गया। किसी फिल्मी पत्रिका में उनका फ़ोटो देखा था, मगर उनकी आवाज़ इतनी पतली है, इन्होंने विलेन का रोल कैसे किया होगा? अभिनय क्या आपका पेशा है? ये सवाल फेलूदा का था। वे कुर्सी पर न बैठकर खड़े क्यों थे, ये मैं नहीं समझ पाया। चाचा के प्लास्टिक के कारखाने में बैठना पड़ता है, लेकिन मेरी रुचि अभिनय में ही ज़्यादा है। चाचा जी क्या करते हैं? चाचा जी की कोई रुचि नहीं है। क्यों? वैसे ही। प्रवीर बाबू ने मुंह बिगाड़ लिया। मैं समझ गया, अभिनय को लेकर उनका अपने चाचा जी से मतभेद हुआ होगा। मुझे एक बात पूछनी थी। वे सज्जन अपने व्यवहार से थोड़े चिड़चिड़े लगे, शायद इसीलिए फेलूदा विनम्रता से बातें कर रहे थे। प्रवीर बाबू बोले, आपके प्रश्नों का जवाब देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाचा जी के बारे में कुछ कहना। बीच में ही फेलूदा बोले, आपके चाचा जी ने क्या आपको एयर इंडिया की कोई अटैची दी थी? हाँ, लेकिन देख रहा हूँ किसी ने चुरा लिया है। हमारे यहाँ एक नया नौकर। फेलूदा हंसते हुए हाथ उठाकर प्रवीर बाबू को रोकते हुए बोले, नहीं नहीं, किसी नए नौकर ने आपकी अटैची नहीं चुराई है, वो मेरे पास है। आपके पास? प्रवीर बाबू हैरान हो गए। हाँ, आपके चाचा जी ने अचानक तय किया है, ये जिसकी अटैची है उसे वापस कर देनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब सवाल ये है, आपने क्या उसमें से कोई सामान निकाला है? निकाला तो है, देखिए। प्रवीर बाबू ने जेब से एक डॉट पेन निकाल कर दिखाया, फिर बोले, ब्लेड और शेविंग क्रीम भी इस्तेमाल करने की इच्छा थी, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। लेकिन प्रवीर बाबू, आप समझ ही रहे हैं, अगर अटैची लौटानी है तो पूरे सामान के साथ ही लौटानी पड़ेगी, एकदम इंटैक्ट। नेचुरली। प्रवीर बाबू ने वो डॉट पेन फेलूदा की ओर बढ़ा दिया। फेलूदा ने धन्यवाद कहकर उसे अपनी जेब में रख लिया, लेकिन अपने चाचा से उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी। बोले, उन्होंने जब वो मुझे दे ही दिया था, उसको लेते समय एक बार पूछना चाहिए था। प्रवीर बाबू की बात पूरी भी नहीं हुई थी, इतने में दीनानाथ बाबू की गाड़ी के गूंजते हॉर्न की आवाज़ सुनते ही फिल्मी विलेन अमर बाबू चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। ओहो, आप लोग आए हैं? दीनानाथ बाबू कमरे में आकर बेहद लज्जित भाव से गर्दन झुकाकर नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर हमारी तरफ आ गए। हम दोनों खड़े हो गए थे। वे हड़बड़ाते हुए बोले, बैठिए बैठिए प्लीज़, आप लोगों को बेवक्त चाय पीने में ज़रूर कोई आपत्ति नहीं है। अरे कौन है? नौकर को चाय बनाने के लिए कहकर हमारे साथ वाले सोफे पर बैठते हुए बोले, कहिए क्या खबर है? फेलूदा बोले, आपका बैग आपके कंपार्टमेंट के उन सेब वाले सज्जन के साथ बदल गया है। उनका नाम है जी.सी. धमीजा। दीनानाथ जी चमत्कृत होकर बोले, आपने एक ही दिन के भीतर उन सज्जन का नाम भी पता लगा लिया? कोई जादू है क्या? फेलूदा अपनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेर कर बोले, वे सज्जन शिमला में रहते हैं, पता भी मिल गया है। ग्रैंड होटल में आए थे, उन्हें 3 दिन रहना था, लेकिन 2 दिन बाद ही वे चले गए। चले गए? दीनानाथ बाबू कुछ हताश से बोले, जी हाँ, उन्होंने होटल छोड़ दिया है, शिमला वापस चले गए हैं। या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन शिमला में उनके पते पर एक तार भेजकर इसका पता लगाया जा सकता है। दीनानाथ जी कुछ देर चिंतित मुद्रा में खामोश रहने के बाद बोले, आप एक काम कीजिए, हालांकि तार मैं आज ही भेज देता हूँ, लेकिन मान लीजिए पता चलता है कि वो शिमला लौट गए हैं एवं मेरी अटैची भी उनके पास है, तो मामला तो यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है? उनकी अटैची तो उन्हें वापस करनी ही होगी। हाँ हाँ, वापस तो करनी ही है, और उस यात्रा संस्मरण के बारे में मेरा जो कौतूहल भी है, इसके लिए आपकी अटैची भी तो वापस लानी होगी। वेरी गुड, मैं आपका पूरा खर्चा दूंगा। आप एक बार जल्दी से शिमला घूम आइए। मैं तो कहता हूँ आप अपने भाई को भी अपने साथ ले जाइए। शिमला में इस मौसम में बर्फ़ गिरती है, जानते ही होंगे। कभी अपने सामने बर्फ़ गिरते देखा है खोका? किसी और वक्त खोका कहने से मुझे गुस्सा आता,
लेकिन शिमला जाने का मौका मिल रहा था, ये सोचकर मैंने उसे अनसुना कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। फेलुदा का जवाब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फेलुदा बोले, एक बात आप सोच लीजिए मिस्टर लाहिड़ी, अब अगर आप चाहें तो दूसरे किसी व्यक्ति को भी शिमला भेज सकते हैं, उनकी अटैची वापस करके आपकी ले आना। इसके अतिरिक्त तो और कोई काम नहीं है। तो फिर नहीं नहीं लाहिड़ी बाबू, उन्होंने अपनी बात पर जोर देकर कहा, आपकी तरह भरोसेमंद व्यक्ति कहाँ मिलेगा। फिर शुरू जब आपके हाथों हुआ है तो इसका समापन भी आप ही कीजिए। क्यों, आपका भतीजा? दीनानाथ बाबू निराश हो गए। बोले, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। न जाने किस बांग्ला फिल्म में नाम लिखाकर एक्टिंग कराया है। आप ही जरा सोचिए, वो कोई स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति नहीं है। नहीं, उस भतीजे से काम नहीं होगा, आपको ही जाना पड़ेगा। हमारा एक परिचित ट्रैवल एजेंट है, आपके टिकट वगैरह का पूरा इंतज़ाम कर देगा। आप जाकर काम पूरा करके 4 दिन आराम कर वापस आइए। आपकी तरह महान व्यक्ति के लिए इतना कर पाने में मुझे खुशी होगी। इन चंद घंटों में आपने जो कर दिखाया, रियली रिमार्केबल। चाय आ गई थी, साथ में कुछ नाश्ता भी। फेलुदा चॉकलेट केक का एक टुकड़ा उठाकर बोले, एक चीज़ देखने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। जिस नेपाली बक्से में आपको वो पांडुलिपि मिली थी, उस बक्से को क्या मैं देख सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो बहुत मामूली बात है, मैं अभी मंगाई देता हूँ। जो नौकर चाय लेकर आया था वही वो बॉक्स ले आया। वो एक हाथ लंबी 10 इंच ऊंची लगभग चौकोर लकड़ी का बक्सा था, जिस पर तांबे की चादर चढ़ी थी और लाल नीले पीले पत्थर से डिज़ाइन बने थे। उसे खोलते एक महक आई, जिसे आज ही थोड़ी देर पहले एक बार और महसूस किया था। नरेश पाकड़ासी के दफ्तर में धूल, पुराने फर्नीचर और पुराने पर्दे, सब में ऐसी ही गंध थी। दीनानाथ बाबू बोले, आप ये जो 2 खाने देख रहे हैं, इसके ऊपरी खाने में ही वो पांडुलिपि एक नेपाली अखबार में लिपटी रखी थी। फेलुदा बोले, देख रहा हूँ, बक्से में सामान भरा पड़ा है। दीनानाथ बाबू बोले, हाँ, इसे एक छोटी मोटी क्यूरियो शॉप कह सकते हैं। ये इतना गंदा है कि टटोल कर देखने की मेरी इच्छा नहीं हुई। फेलुदा ऊपर के हिस्से को बाहर निकालकर अंदर का सामान देख रहे थे। पत्थर की माला, पीतल की नक्काशीदार चकत्ती, रोल किया हुआ तेल चिट्टा, ताखो, 2-4 अपरिचित दवाइयों की खाली बोतलें, 2 मोमबत्तियाँ, एक छोटी घंटी, न जाने किसकी एक हड्डी, 2-3 छोटी छोटी कटोरियाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ, एक सूखा फूल। कुल मिलाकर सचमुच ही यह किसी क्यूरियो की दुकान लग रही थी। फेलुदा बोले, ये बॉक्स आपके ताऊजी का ही है क्या? उनके साथ ही आया था लिहाजा। काठमांडू से कब लौटे थे आपके ताऊजी? 1923 में, तब मैं 7 साल का था। वेरी इंटरेस्टिंग, कहकर चाय की चुस्की लगाकर फेलुदा उठते हुए बोले, ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो हम लोगों को शिमला जाना ही पड़ेगा। कल तो नहीं रवाना हो पाएंगे, क्योंकि हम दोनों को ही गर्म कपड़े लॉन्ड्री से लाने होंगे। परसों कालका मेल से निकल सकते हैं, लेकिन आप मिस्टर धमीजा को तार जरूर भेज दीजिएगा। 8:30 बजे के करीब दीनानाथ बाबू के घर से लौट कर देखा, बैठक में जटायु बैठे थे। उनके हाथ में एक ब्राउन कागज़ का पैकेट था। हम लोगों को देखकर हंसते हुए पूछा, फिल्म देखकर आ रहे हैं क्या? जटायु ख्याति प्राप्त रोमांचक कहानीकार लाल मोहन गांगुली का उपनाम है। सोने का किला अभियान के दौरान उनसे परिचय हुआ था। एक तरह के लोग होते हैं जिनके चुपचाप बैठे रहने से भी उन्हें देखकर हंसी आती है। लाल मोहन बाबू उसी किस्म के व्यक्ति थे। कद में वे फेलुदा के कंधे के बराबर थे। 5 नंबर का जूता पहनते थे। शरीर सिकुड़ा होने के बावजूद दाहिना हाथ कोहनी से मोड़कर बाएं हाथ से कोट के आस्तीन के भीतर अपने बल्ले दबाकर देख लेते थे और दूसरे क्षण बाहर के कमरे से किसी के छींकने की आवाज़ सुनकर घबरा भी जाते थे। आपके और श्रीमान तोपसे के लिए अपनी पुस्तक ले आया हूँ, यह कहकर उन्होंने वो लिफाफा फेलुदा को दे दिया। सोने का किला की घटना के बाद से वे महीने में लगभग 3 बार हमारे यहाँ आया ही करते थे। ये किस देश पर लिखा है? फेलुदा ने पैकेट खोलते हुए पूछा। इसमें लगभग पूरी दुनिया को कवर किया गया है, फ्रॉम सुमात्रा टू सुमेरु। इस बार तथ्य में कोई गलती तो नहीं है? फेलुदा ने पुस्तक को उलट पुलट कर मुझे दे दिया। इससे पहले अपनी सहारा में सेहरन पुस्तक में ऊँट के पानी पीने के बारे में एक बेसिर पैर की बात लिख दी थी लाल मोहन बाबू ने। बाद में फेलुदा ने उसे सुधार किया था। वे बोले, नो सर,
हमारे गरपार रोड में बदन बैनर्जी के घर में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का पूरा सेट है। एक एक फैक्ट देखकर मिला लिया है। फेलुदा ने कहा, ब्रिटानिया ना देखकर ब्रिटानिका देख लिया होता तो और निश्चिंत हो जाता। मगर उनकी बात को अनसुनी करते हुए लाल मोहन बाबू बोले जा रहे थे, इसमें ज़बरदस्त क्लाइमैक्स है, पढ़कर देखिएगा। मेरे हीरो प्रखर रुद्र के साथ जलहस्ती का युद्ध। जलहस्ती? बड़ा रोमांचक है, पढ़कर तो जरा देखिए। लड़ाई कहाँ होती है? नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव में। आखिर जलहस्ती का मामला है। नॉर्थ पोल में जलहस्ती? आप भी क्या कह रहे हैं? आपने फोटो में नहीं देखा है? झाड़ू की सींग की तरह लंबी लंबी मूछें, मूली की तरह बाहर निकले हुए दो दांत, थप थप करके बर्फ के ऊपर चलता है। वो तो सिंधु घोटक है, जिसे अंग्रेजी में वॉलरस कहते हैं। जल हस्ती तो हिपोपोटेमस है, दरियाई घोड़ा। वो अफ्रीकी जीव है। जटायु की जीभ शर्म से लाल होकर 2 इंच बाहर निकल आई। अरे छी 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 छी, बैड मिस्टेक। घोड़ा और हाथी में गड़बड़ हो गया है। पानी और सिंधु तो लगभग एक ही है। अंग्रेजी तो मैं करेक्ट जानता हूँ। अब से छपवाने से पहले पांडुलिपि एक बार आपको दिखा दिया करूँगा। अभी आता हूँ, कहकर फेलुदा के अंदर चले जाने के बाद मुझे अकेला पाकर वे सज्जन बोले, तुम्हारे भैया आज थोड़ा गंभीर लग रहे हैं। कोई नया केस मिला है क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किसी काम के लिए हम लोगों को शिमला जाना पड़ रहा है। शिमला? कब? शायद परसों। लॉन्ग टूर? नहीं, सिर्फ 4 दिनों के लिए। ओ, मैं भी कभी उधर नहीं गया, कहकर वे थोड़ा अनमने हो गए। फेलुदा के वापस आने के बाद वे फिर से सहज होकर बैठ गए। बोले, पता चला आप लोग शिमला जा रहे हैं? क्या कोई जासूसी मामला है? ठीक ठीक जासूसी नहीं, 2 सज्जनों की अटैची बदल गई। समझ लीजिए श्याम की अटैची लेकर श्याम को देनी है और राम की अटैची उससे लेकर राम को देनी है। अरे बाप रे, पूरा अटैची रहस्य है। अभी से रहस्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-4 सामान्य बातें जरूर खटकती हैं। देखिए सर, जटायु रोकते हुए बोले, इन कुछ महीनों में मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। मेरी धारणा है कि इसमें कुछ खास बात ना होने से आप इस केस को हाथ में नहीं लेते। सच सच बताइए, बात क्या है? फेलुदा की बातों से समझ गया था इस स्टेज में वे लाल मोहन बाबू को खुलकर कुछ बताना नहीं चाहते। वे बोले, कौन सच कह रहा है या सच को छुपा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बातें पूरी तरह स्पष्ट होने से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ये। बस बस, जटायु की आंखें चमक उठी। तो कहिए, आपकी अनुमति मिले तो आपके साथ चिपक जाऊं। ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं। ठंड? लास्ट ईयर दार्जिलिंग गया था। किस मौसम में? मई महीने में। शिमला में इस वक्त बर्फ़ गिर रही है। जटायु हैरानी से कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। बोले, क्या कह रहे हैं आप? बर्फ़? पिछली बार डेजर्ट और अब स्नो। फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू फ्रिजिडेयर। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ सर। काफ़ी खर्च का मामला है। हालांकि फेलुदा इन बातों से जटायु को निरुत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भी कहाँ मानने वाले थे। हा हा करके विलेन की तरह हंसकर बोले, खर्च का डर क्यों दिखा रहे हैं सर? 21 रोमांचक उपन्यास हैं मेरे। प्रत्येक के कम से कम 5 संस्करण छपे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से कोलकाता शहर में 3 मकान बन गए हैं। इन सब मामलों में मैं खर्च की परवाह नहीं करता सर। जितना देखूंगा उतना प्लॉट मिलेगा, पुस्तकों की संख्या बढ़ेगी। सब तो फेलू मित्र नहीं हैं कि सिंधु घोटक और जलहस्ती में फ़र्क समझ लें। जो लिखूंगा लोग वही पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना ही मेरा लाभ होगा। मेरे फ़ायदे का रास्ता रोके ऐसी हिम्मत किसमें है सर? हाँ, अगर आप साफ साफ मना कर दें तो फिर। फेलुदा ने मना नहीं किया। जाने से पहले लाल मोहन बाबू ने हम कब जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं जानकर एक कॉपी में लिख लिया। फिर बोले, 1 गरम बनियाइन, 2 पुलोवर, 1 रुई भरा कोट, उसके ऊपर 1 ओवरकोट पहनकर भी क्या ठंड से नहीं बच पाऊंगा? आपका क्या कहना है? फेलुदा बोले, उसके साथ 1 जोड़े दस्ताने, 1 मंकी कैप, 1 जोड़ा गोला शूज़, गरम मोजे और फ्रॉस्ट बाइट की दवाइयाँ लेने से और भी बेफिक्र हो सकते हैं। स्कूल में इम्तहान देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फेलुदा के सामने परीक्षा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं रहती। सच कहूँ तो उसमें एक तरह का मज़ा आता है और उस मज़े के साथ दिमाग भी खुल जाता है। रात में भोजन करने के बाद फेलुदा अपने पलंग पर सीने के नीचे तकिया दबाकर उल्टा लेटे हुए थे और मैं उनके पास बैठकर परीक्षा दे रहा था।
अर्थात इस केस से जुड़े सवालों का जवाब दे रहा था। पहला सवाल, इस अटैची की अदला बदली के मामले में किन किन लोगों से परिचय हुआ है बताओ। पहले व्यक्ति दीनानाथ लाहिड़ी। अच्छा, उन सज्जन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छी ही है, लेकिन पुस्तक वगैरह के बारे में उनका विशेष ज्ञान नहीं है और वे इतने पैसे खर्च करके हम लोगों को शिमला भेज रहे हैं, ये मुझे थोड़ी अटपटी। जो व्यक्ति इतनी महंगी दो दो गाड़ियाँ मेंटेन कर सकते हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है, और फेलू मित्र को एम्प्लॉय करना भी एक प्रेस्टीज की बात है, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो अटपटा लगने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, परिचय हुआ नरेश चंद्र पाकड़ासी से, वे रूखे मिजाज के व्यक्ति हैं, लेकिन साफ बोलते हैं, ये भी उनकी एक खूबी है। सब में ये खूबी नहीं होती है। लेकिन उनकी सारी बातें क्या सच होती हैं? दीनानाथ बाबू क्या सचमुच पहले इस लायक थे? मेरा मतलब है, रेस के मैदान में जाते थे। किसी समय क्यों, अभी भी वैसे ही हैं, मगर वे खराब इंसान हैं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अमर कुमार मतलब प्रवीण लाहिड़ी, वे अपने चाचा को पसंद नहीं करते हैं। स्वाभाविक है, चाचा उनके एम्बिशन में बाधक बन रहे हैं। उनको एक अटैची देकर फिर वापस ले लेते हैं, उनका नाराज़ होना स्वाभाविक है। प्रवीर बाबू का बदन काफ़ी गठीला लगता है। हाँ, उनकी कलाई चौड़ी है, इसी वजह से उनके गले की पतली आवाज़ और भी अजीब लग रही थी। अब बताओ, कालका मेल के फर्स्ट क्लास डी कंपार्टमेंट के बाकी दो यात्रियों का क्या नाम था? एक थे ब्रजमोहन, उनका सरनेम केडिया मारवाड़ी। हाँ, वो लेन देन का कारोबार करते हैं, चेहरे में कोई ख़ास बात नहीं है। वो नरेश पाकड़ासी को पहले से जानते थे। उनका लेनिन सरणी में वाकई दफ्तर है, टेलीफोन डायरेक्टरी में उनका नाम है। दूसरे व्यक्ति थे जी.सी. धमीजा, वे शिमला में रहते हैं, उनका सेब का बागीचा है। उसका कोई सबूत नहीं है, इस वजह से कहा जा सकता है बागीचा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन धमीजा के साथ ही उनकी अटैची बदली है, ये बात तो सही है। वो अटैची फेलूदा के पास उनके बिस्तर के ऊपर रखी थी। उसका ढक्कन खोलकर अंदर के सामान को कुछ देर तक देखकर फेलूदा जैसे खुद से ही बोले, यही एक बात है जिसके संबंध में शायद। अटैची के अंदर तह किए हुए दिल्ली के जो दो अखबार थे, उन्हें हाथ से उलटते पुलटते हुए फेलूदा लगभग उसी तरह खुद से बोले, जानता है, इन अखबारों को लेकर ही मेरे मन में कैसी एक। फेलूदा का स्तर बड़बड़ाना रुक गया, क्योंकि तभी टेलीफोन बज उठा। इसके पहले टेलीफोन बैठक में था, अभी भी वहीं पर है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए फेलूदा ने पलंग के पास ही एक एक्सटेंशन लगा लिया था। हेलो, कौन? मिस्टर मित्र? फ़ोन फेलूदा के हाथ में था, लेकिन शायद रात का समय होने के कारण उस तरफ की बातें मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रही थीं। कहिए मिस्टर लाहिड़ी। सुनिए, मिस्टर धमीजा के पास एक सूचना है। इतने थोड़े समय में ही टेलीग्राम का? नहीं, टेलीग्राम का जवाब कल से पहले नहीं आने वाला। अभी 5 मिनट पहले मुझे एक फ़ोन मिला है, आपको पूरी बात बता रहा हूँ। धमीजा ने रेलवे के दफ्तर में पता लगाकर रिजर्वेशन चार्ट देखकर मेरा नाम पता मालूम कर लिया था। अचानक ही उन्हें चले जाना पड़ा था, इसलिए मेरे साथ संपर्क नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने किसी परिचित को मेरी अटैची दे गए हैं। उनको धमीजा की अटैची दे देने से वो मेरी अटैची वापस कर देंगे। उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, लिहाजा आप समझ ही रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट है कि नहीं? उनसे पूछा। हाँ, सब ठीक है। वाह, ये तो अच्छी खबर है, अब तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो गई। जी हाँ, एकदम अप्रत्याशित रूप से। मैं 5 मिनट के भीतर निकल रहा हूँ। आपके घर से धमीजा की अटैची लेकर सीधे प्रेटोरिया स्ट्रीट चला जाऊँगा। आपसे गुजारिश कर सकता हूँ मिस्टर लाहिड़ी? कहिए। आप क्यों आने का कष्ट करेंगे? शिमला ही जब जा रहा था तो फिर प्रेटोरिया स्ट्रीट जाने में मुझे क्या परेशानी है? मेरा कहना है कि अटैची मैं ही लेता जाऊंगा। उस अटैची को आज रात मेरे पास रहने दीजिए। मैं शंभू चरण की पांडुलिपि पढ़ना चाहता हूँ, उसे एक नज़र देख लूँगा, यही मेरा पारिश्रमिक होगा। कल सुबह मैन्युस्क्रिप्ट के साथ अटैची आपको पहुँचा दूँगा, ठीक है ना? वेरी गुड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन सज्जन का नाम मिस्टर पुरी है, उनका पता है 4/2 प्रिटोरिया स्ट्रीट। धन्यवाद। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फेलूदा टेलीफोन रखकर कुछ देर तक भौहें सिकोड़ कर बैठे रहे। मेरी मानसिक स्थिति क्या हो रही थी ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिमला नहीं जा पाऊँगा, शिमला नहीं जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा।
बार बार यही लग रहा था और अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। बर्फ़ के शहर में जाते जाते रह गया। मार्च महीने में कोलकाता की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन चारा भी क्या था। कम से कम घटना के अंतिम पर्व में फेलूदा के साथ रहना चाहिए, यही सोचकर कहा, मैं भी तैयार हो लूँ फेलूदा, बस 2 मिनट लगेंगे। जा जल्दी जा। कपड़े बदल कर तैयार होकर धमीजा की अटैची लेकर टैक्सी से प्रिटोरिया स्ट्रीट पहुंचने में 20 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लगा था। प्रिटोरिया स्ट्रीट लोअर सर्कुलर रोड से निकलकर थोड़ी दूर जाकर राइट एंगल से दाहिने जाकर फिर राइट एंगल में बाएं घूमकर थिएटर रोड पर शेक्सपियर सरणी से मिलती है। ये सड़क प्रायः सुनसान रहती है। फिर रात का समय था। हम लोग लोअर सर्कुलर रोड में पहुंचकर सड़क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टैक्सी घुमाते हुए समझ गए थे, गाड़ी में बैठकर मकान ढूंढना असंभव है। शेक्सपियर सरणी के नज़दीक पहुंचकर टैक्सी रुकवाकर फेलूदा ने सिख ड्राइवर से कहा, मकान ढूंढना होगा सरदार जी, ज़रा रुकिए, एक अटैची एक मकान में पहुंचाकर आते हैं अभी। सरदार जी बड़े भले आदमी थे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। हम लोग टैक्सी से उतरकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे। बाईं तरफ दीवार के उस पार 22 मंजिला बिरला बिल्डिंग सिर उठाए खड़ी थी। फेलूदा बोले, रात के वक्त कोलकाता में सबसे डरावनी लगती हैं ये आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची दफ्तर की इमारतें। केवल शरीर है, उसमें जान नहीं है, वैसी ही हैं। तूने कभी खड़ी लाश देखी है? ये इमारतें वैसी ही हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दाहिनी तरफ एक फाटक मिला, उस पर 4 लिखा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मकान का नंबर देखा, 5। इसका मतलब 2 मकानों के बीच की गली में 4/2 नंबर का मकान होना चाहिए था। बाप रे बाप, कितनी सुनसान सड़क थी। पूरी सड़क पर इक्की दुक्की टिमटिमाती बत्तियां जल रही थीं, जिसके लाइट पोस्ट के नीचे थोड़ा सा उजाला था। बाकी पूरी सड़क पर अंधेरा पसरा था। हम उस गली में घुस गए। कुछ दूर जाने के बाद एक और फाटक मिला। यह निश्चित 4/1 होगा। तो क्या 4/2 और भी अंदर इस अंधेरी गली में होगा? लेकिन उधर कोई मकान नहीं दिख रहा था, और हो भी तो उसमें कोई बत्ती नहीं जल रही थी। गली के दोनों तरफ भी दीवारें थीं। दीवारों के दूसरी तरफ के घरों के बागीचों से पेड़ की टहनियाँ सड़क पर झुकी हुई थीं। लोअर सर्कुलर रोड से गाड़ियों के आने जाने की क्षीण आवाज़ें आ रही थीं। अचानक दूर गिरजे में घड़ी का घंटा बजा। ये सेंट पॉल्स की घड़ी की आवाज़ थी। रात के 11:30 बजे थे। लेकिन इन आवाज़ों से प्रिटोरिया स्ट्रीट का डरावनापन और बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। पास ही कहीं एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, और ठीक उसी क्षण टैक्सी सरदार जी की चीख अपने आप ही मेरे गले में निकल गई। एक आदमी दाहिनी तरफ की दीवार फांदकर फेलूदा पर झपटा, साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति भी। अपना खाली हाथ करके वे एक झटके में पहले व्यक्ति को अपनी गर्दन के ऊपर से हटाकर उसके ऊपर कूद पड़े। ये तो पता चल रहा था कि बुरी तरह हाथापाई धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे सामने वो अटैची सड़क पर पड़ी थी। उसको उठाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि उसी समय दूसरे व्यक्ति ने उस अटैची को उठाकर मुझे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और तेज़ी से गली की तरफ भाग गया। इधर बाईं तरफ अंधेरे में मारपीट चल रही थी, लेकिन फेलूदा उस आदमी को क्यों वश में नहीं कर पा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये हमारे ड्राइवर सरदार जी के पेट पर चोट लगने की आवाज़ थी। वे हमारी चीख सुनकर गाड़ी छोड़कर गली की तरफ आ रहे थे, लेकिन अटैची चोर उन्हें वहीं घायल करके भाग गया था। दूर लाइट पोस्ट के हल्के उजाले में मैंने सरदार जी को ज़मीन पर गिरे हुए देखा। इतने में पहला व्यक्ति भी दीवार फांदकर भाग गया। फेलूदा अपनी जेब से रुमाल निकालकर हाथ पोंछते हुए बोले, कम से कम बदन पर शेर भर तेल चुपड़ कर आया था, गांव के चोर जिस तरह करते हैं। इस तेल की बू उनके आते ही मुझे महसूस हुई थी, लेकिन बू का कारण मैं समझ नहीं पाया था। अच्छा हुआ। फेलूदा ने ऐसा क्यों कहा मैं समझ नहीं सका। इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाने के बावजूद फेलूदा कह रहे थे किस्मत अच्छी थी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? टैक्सी की तरफ जाते हुए फेलूदा बोले, तू क्या समझ रहा है कि वो बदमाश क्या जीसी धमीजा की अटैची लेकर भागा है? तो फिर? मैं हैरान हो गया। जो ले गया है वो थी द प्रॉपर्टी ऑफ प्रदोष सी मित्र। उसमें थे 3 फटे बनियाइन, 5 पुराने रुमाल,
फटे कपड़े और पुरानी फटी आनंद बाजार पत्रिका। तू जब कपड़े बदल रहा था तब मैंने 197 में फ़ोन करके पता लगा लिया था। 4/2 प्रिटोरिया स्ट्रीट में कोई फ़ोन नहीं है। हालांकि उस नंबर का कोई मकान भी नहीं है यहाँ नहीं आते तो ये बात पता नहीं चलती। मेरी धड़कनें फिर तेज हो गई थीं। मेरा मन कह रहा था आखिरकार शिमला जाना ही पड़ेगा। कल रात घर पहुंचने के बाद दीनानाथ बाबू को फ़ोन पर पूरी घटना की जानकारी दी गई। वे सुनकर दंग रह गए। बोले, ऐसा भी हो सकता है? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है कि साधारण झपटमार इस अटैची में कुछ है सोचकर आप पर हमला करके उसे छीन कर ले भागा हो, जैसा कि कोलकाता में अक्सर होता है। फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, 4/2 नंबर का कोई मकान ही नहीं है प्रिटोरिया स्ट्रीट में। इसका मतलब मिस्टर पुरी पूरी तरह काल्पनिक व्यक्ति हैं और धमीजा का रेलवे में पता लगाने वाली बात एक धोखा है। तो फ़ोन किसने किया था? फेलूदा बोले, अगर यही जान जाते तो ये जांच पूरी हो गई होती मिस्टर लाहिड़ी। लेकिन आपको शक कैसे हो गया, बताइए तो। असल में इतनी रात को उस आदमी का आपसे फ़ोन पर बात करना मुझे अटपटा लग रहा था। धमीजा कल गए थे, इसका मतलब तो कल या आज सुबह किसी समय पुरी ने दिन में फ़ोन क्यों नहीं किया? तो फिर शिमला जाने का प्लान तो वैसा ही रहेगा। लेकिन मामला जिस तरह करवट बदल रहा है, इस हालत में तो आपको भेजने में मुझे डर ही लग रहा है। फेलूदा हंसकर बोले, आप परेशान मत हो मिस्टर लाहिड़ी, केस अब उतना फीका नहीं लग रहा है। तेज मसाले की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं भी हल्का महसूस कर रहा हूँ, वरना आपसे रुपए लेने में मुझे बहुत संकोच हो रहा था। खैर, अब अगर आप एक काम कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। कहिए, आपकी अटैची में क्या क्या सामान था? अगर आप उसकी सूची बनाकर मुझे भेज दें तो आपकी अटैची लेते वक्त उन्हें मिलाकर देख लेता। अटैची में कुछ खास नहीं था, इसलिए काम बड़ा आसान है। जब आपके जाने का टिकट वगैरह भेजूंगा उसी के साथ सूची भी भिजवा दूंगा। कल हम लोगों को रवाना होना था, इसलिए आज दिन भर फेलूदा को बहुत व्यस्त रहना पड़ा। इस एक दिन में ही उनका हाव भाव बिल्कुल बदल चुका था। उनका दिमाग आज शांत नहीं था, ये बार बार उनके अंगुली चटकाने से पता चल रहा था। मेरी समझ में यह भी बात नहीं आ रही थी कि अटैची में कोई कीमती वस्तु ना होते हुए भी बदमाशों ने उसे क्यों छीना। यही बात उनके दिमाग में भी थी। मामले को समझने के लिए उन्होंने कल दोबारा अटैची के सभी सामानों की जांच कर ली। यहाँ तक कि टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम के ट्यूब को भी दबा कर देख लिया। पैकेट से ब्लेडों को निकाल कर गौर से देखा, अखबार खोल कर देखा। इतना कुछ करने के बावजूद संदेहास्पद कुछ भी नहीं मिला। फेलूदा 8 बजते बजते निकल पड़े थे। मैं क्या करता? किसी तरह से घर में अकेले बैठ कुछ घंटे बिताने का मन बना लिया था। पिताजी 15 दिनों के लिए मैसानजोर गए थे। उन्हें एक पत्र लिखकर शिमला जाने की जानकारी देनी थी। फेलूदा कह गए थे, इन 3 घंटों में अगर कोई घंटी बजाए तो तू खुद दरवाज़ा मत खोलना, श्रीनाथ से खोलने के लिए कहना। मैं 11 बजे तक लौट आऊँगा। पिताजी को पत्र लिखने के बाद एक कहानी की किताब लेकर बैठक के सोफे पर इत्मीनान से लेटकर अटैची की घटनाओं के बारे में सोचते सोचते मैं उनमें उलझता चला गया। दीनानाथ बाबू, उनका अभिनेता भतीजा, रूखे मिजाज के नरेश पाकड़ासी, सेब वाले, शिमला में रहने वाले मिस्टर धमीजा, सूत के कारोबारी ब्रजमोहन, इन सभी के बारे में मुझे लग रहा था इनके चेहरों पर मुखौटा चढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि एयर इंडिया की वो अटैची और उसमें का सामान भी जैसे मुखौटे में नज़र आ रहे थे। ऊपर से कल रात की प्रिटोरिया स्ट्रीट की वो भयावह घटना। अंत में ऊब कर सोचना छोड़कर सामने ताक से एक पत्रिका लेकर उसके पन्ने पलटने लगा। वो एक फिल्मी पत्रिका थी जिसका नाम था ताराबाजी। ये तो वही पत्रिका थी जिसमें मैंने अमर बाबू की तस्वीर देखी थी। इसी में विज्ञापन छपा था, श्री गुरु पिक्चर्स की निर्माणाधीन फिल्म अशरीरी, नए कलाकार अमर कुमार अभिनीत। सिर पर ज्वेल थीफ में देवानंद की शैली में पहनी गई टोपी, गले में मफलर, पतली मूछों के नीचे होंठों पर क्रूर मुस्कान। हाथ में एक पिस्तौल थी जिसे देखने से साफ लगता था नकली है, जरूर लकड़ी की बनी होगी। मुझे अचानक क्या सूझा, टेलीफोन डायरेक्टरी खोलकर उसमें से एक नाम ढूंढ निकाला, श्री गुरु पिक्चर्स। पता था 53 नंबर बेंटिंग स्ट्रीट 24554। मैंने नंबर घुमाया। उधर से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, श्री गुरु पिक्चर्स?
मेरी आवाज़ 6 महीने से पतली से भारी होने लगी थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चल सकता था कि मैं केवल 15.5 वर्ष का हूँ। हाँ, श्री गुरु पिक्चर्स, आप लोगों की अशरीरी फिल्म में जो नए अभिनेता अमर कुमार काम कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। आप मिस्टर मल्लिक से बात कीजिए। शायद लाइन मिस्टर मल्लिक को दे दी गई। हेलो, मिस्टर मल्लिक बोल रहा हूँ। आप लोगों की एक फिल्म में एक नए कलाकार अमर कुमार अभिनय कर रहे हैं क्या? उन्हें तो हटा दिया गया है। हटा दिया गया है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपना क्या नाम बताऊं, अचानक समझ में नहीं आया। बेवकूफ़ की तरह झट से फ़ोन रख दिया। अमर कुमार निकाल दिए गए थे। ज़रूर उनकी आवाज़ के कारण ऐसा हुआ होगा। अखबार में फ़ोटो वगैरह छपने के बाद तो क्या खुद अमर बाबू इस बात को नहीं जानते, या फिर जानते हुए भी उन्होंने हमसे बताना ठीक नहीं समझा? मैं बैठे बैठे यही सब बातें सोच रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी से मैं चौंक गया। मैंने हड़बड़ा कर रिसीवर उठाया, हेलो कहा, लेकिन कई सेकंड तक उधर से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद खट की आवाज़ आई। मैं समझ गया ये फ़ोन पब्लिक बूथ से किया जा रहा था। मैंने दोबारा हेलो कहा। इस बार आई कुछ दबी हुई पर साफ। शिमला जाने की तैयारी हो रही है? अचानक कोई अनजान व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं अचकचा कर थूक निकल कर चुप रह गया। इस बार फिर आवाज़ आई, रूखे स्वर में खून ठंडा कर देने वाली आवाज़। वहाँ जाने पर खतरा है, समझे, खतरा। फिर खट की आवाज़ हुई। इस बार टेलीफोन रख दिया गया। अब कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जितना सुना उतने से ही मेरी हालत खस्ता हो गई। उस नशेड़ी राणा के हाथ में शेर मारने वाली बंदूक जिस तरह कांपती थी, ठीक उसी तरह कांपते हुए हाथों से टेलीफोन का चोंगा रखकर कुर्सी पर मैं किसी पुतले की तरह बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद बैठे बैठे फिर घंटी की आवाज़ सुनकर दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन दूसरे क्षण समझ गया कि यह टेलीफोन नहीं, कॉलिंग बेल की आवाज़ थी। इस बीच 3 घंटे बीत चुके थे, इसलिए मैंने खुद दरवाज़ा खोल दिया। फेलूदा आए थे। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा पैकेट देखकर समझ गया कि इसमें लॉन्ड्री से लाए हुए हम दोनों के गर्म कपड़े होंगे। फेलूदा मेरी तरफ एक बार तिरछी आंखों से देखकर बोले, होंठ क्यों चाट रहा है, कोई गड़बड़ फ़ोन आया था क्या? मैं तो चौंक गया। पूछा, आप कैसे जान गए? तूने रिसीवर जिस तरह रखा है उसी से पता चलता है, और फिर मामला भी पेचीदा है। इस तरह के 2-1 टेलीफोन नहीं आने से ही चिंता की बात होती। खैर, फ़ोन किसने किया था, क्या कह रहा था? किसने किया था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कह रहा था शिमला जाने से खतरा है। फेलूदा ने पंखे की स्पीड बढ़ाकर तख्त पर लेट कर कहा, तूने क्या कहा? कुछ नहीं। इडियट, तुझे कहना चाहिए था आजकल कोलकाता की सड़कों पर जैसा खतरा है, उतना खतरा युद्ध क्षेत्र को छोड़कर और कहीं नहीं है। शिमला तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फेलूदा ने जिस तरह उस धमकी की अनदेखी की थी, मैंने भी उसकी चर्चा न करके कहा, आप लॉन्ड्री के अलावा और कहाँ गए थे? SM केडिया के ऑफिस में। कुछ पता चला? ब्रजमोहन व्यवहार में दोस्ताना लगे, बांग्ला बोलते हैं, 3 पीढ़ियों से कोलकाता में रह रहे हैं। नरेश पाकड़ासी के साथ सचमुच उनका लेन देन का रिश्ता था। मुझे लगा पाकड़ासी पर अभी भी कुछ रुपए उधार थे। धमीजा का दिया सेब ब्रजमोहन ने भी खाया था। उनके पास नीले रंग की एयर इंडिया की कोई अटैची नहीं थी। ट्रेन में अधिकांश समय वे सोए हुए थे, पर आंखें मूंदे लेटे हुए थे। मुझे अपनी तरफ से भी कोई खबर देनी थी, इसलिए अमर कुमार को निकाल दिए जाने की सूचना उनको दी। ये सुनकर फेलूदा बोले, इसका मतलब हुआ वो लड़का सचमुच अभिनय अच्छा कर लेता है। दिन भर में हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अगले दिन समय नहीं मिलने वाला था, क्योंकि भोर में 4:30 बजे ही उठ जाना था। हम सिर्फ 4 दिनों के लिए जा रहे थे, इसलिए साथ में ज़्यादा कपड़े नहीं लिए थे। शाम के 6:30 बजे जटायु मतलब लाल मोहन बाबू का एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैंने अपने साथ एक नए प्रकार का हथियार रख लिया है, दिल्ली पहुंचकर दिखाऊंगा। लाल मोहन बाबू को तरह तरह के हथियार इकट्ठा करने का शौक़ था। राजस्थान के सफ़र में एक खुखरी साथ ले गए थे, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उन्होंने टिकट बनवा लिया था, कहा कल सुबह दमदम में मिलूंगा। शिमला जाने के बाद क्या हुआ, सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 2 में।